वेलकम बैक टू द चैनल फिनांस टैक्स अकाउंट्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, फिनांस वोकैबुलरी, कॉमर्स डिक्शनरी, अकाउंटिंग शब्दावली का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में या चैनल के मेन पेज से जाके आप जरूर देखें। आपको काफ़ी कन्फ्यूजन दूर होगी, काफ़ी डेफिनेशंस क्लियर होंगी। तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अकाउंट्स, टैक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। If you not yet subscribe my channel, please subscribe and do press bell icon to get early video notifications. चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट 2 तक हमने यहाँ तक किया था। पार्ट 2 एंड होते होते हमने इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन तक कर लिए थे। तो आज हम डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग डेफिनेशन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग वोकैबुलरी, समझ गया? चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हेल्ड, expenditure on assets held to earn interest, income, profit or other benefits। इन्वेस्टमेंट क्या है? ये हमारा कुछ खर्चे हैं। किस पे हम करते हैं? एसेट्स पे। इस खर्चे से हमें एसेट्स क्रिएट होते हैं। अब दोस्तों एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है आप पार्ट 2 में जाके जरूर देखें। बहुत ही वाइटल पॉइंट है, आप जरूर देखें, वहाँ डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो एसेट्स पे होता है और ये एसेट्स हेल्ड करते हैं, आप रखते हैं अपने पास। क्यों? इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, इनकम पाने के लिए, प्रॉफिट रिसीव करने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, आपको प्रॉफिट हो इसीलिए, या फिर अदर बेनिफिट्स आप अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं किसी एसेट्स पे, ये एक्सपेंडिचर का अमाउंट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अब डिफरेंट इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता, इससे एसेट्स क्रिएट नहीं होती। अब एसेट्स कैसे क्रिएट होगी, ये कैसे हम समझेंगे? इसका डेफिनेशन, एसेट्स का डेफिनेशन पिछले पार्ट्स में बताया गया, आप जरूर जाकर देखें, आपको क्लियर होंगी एक एक चीज़ें। तो एक्सपेंडिचर सिर्फ दो चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें निकलती हैं। फर्स्ट, या तो वो एक्सपेंस होगा या फिर एसेट्स क्रिएट होगा। either it will be expense that will become part of PL account, profit and loss account, or create assets which will which becomes part of profit and loss account? No, because assets never goes to profit loss, these goes to बैलेंस शीट। तो दोस्तों आप समझ गए, एक्सपेंडिचर है, उससे अगर एक्सपेंस क्रिएट हुआ
वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा। एसेट्स क्रिएट हुआ, बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा, क्योंकि हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम है ना। कुछ एक ही होगा, एक तरफ एक्सपेंडिचर, दूसरी तरफ आइदर एसेट्स और एक्सपेंस। समझ गए। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों अभी तो आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ा, फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ एस लग गया। अब देखिए, एसेट्स हेल्ड नॉट फॉर ऑपरेशनल पर्पस or for rendering services, that is assets other than fixed assets other than fixed assets or current assets. Example: securities, shares, debentures, immovable properties. अब इन्वेस्टमेंट्स किसे कहते हैं? एसेट्स हैं। जो अभी आपका एसेट्स क्रिएट हुआ ना, बस यही, हेल्ड नॉट फॉर ऑपरेशनल पर्पसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, दैट इज एसेट्स अदर देन फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल: सिक्योरिटीज, शेयर्स, debentures, immovable properties. नेक्स्ट, इशूड शेयर कैपिटल। दोस्तों इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इसके बारे में मैंने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के पार्ट 1 वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे से एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है ना। आप वहाँ जाके जरूर देखें, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ देखते हैं, द पोर्शन ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल which has actually been offered for subscription। क्या मतलब हुआ? ऑथराइज शेयर कैपिटल का ऐसा पोर्शन, ऐसा पार्ट जो सब्सक्रिप्शन के लिए एक्चुअली में कंपनी द्वारा ऑफर किया गया है। किसे? पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, मीन्स परचेज करने के लिए। समझ रहे हैं? सब्सक्रिप्शन मीन्स परचेज। आप शेयर पर परचेज करते हैं तो कंपनी के लिए वो कहा जाता है कि हमारा इतना सब्सक्राइब हुआ। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, भले वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पैसे देने होते हैं शेयर के लिए, है ना। जोक्स बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स एनी बोनस शेयर्स अलॉटेड बाय द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज। बोनस शेयर, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आगे। बोनस आप ऐसे समझो, बोनस नाम से क्लियर है, पैसे नहीं देने होते, फ्री में मिलते हैं। कंपनियां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनियां वर्तमान शेयर होल्डर को फ्री में जो शेयर देती हैं अपनी कंपनी का, उसी कंपनी का, उसे बोनस शेयर अलॉटमेंट कहा जाता है, बोनस शेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर समझ गए आप? याद आ रही है? मैंने पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे से डिटेल बताया है, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। ज्वाइंट वेंचर, आपकी शादी आपका अपने स्पाउस के साथ, ज्वाइंट वेंचर ही तो हुआ, साथ साथ जीने के लिए। अ ज्वाइंट वेंचर इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, है ना, whereby 2 or more parties undertake an economic activity। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी हैं, किसके लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, विच इज सब्जेक्ट टू अ ज्वाइंट कंट्रोल। अब आप देखिए, आपकी शादी और यहाँ क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। ज्वाइंट कंट्रोल यहाँ भी है, वहाँ भी है। कोई पर्पस होता है,
यहाँ अलग पर्पस है, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वहाँ पर्सनल लाइफ है ना। यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आप साथ आते हैं, एक साथ मिलते हैं, एक साथ काम करने का सोचते हैं। यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी हो सकते हैं, वहाँ सिर्फ 2 होते हैं, आप आपके स्पाउस, है ना। स्पाउस का मतलब समझ रहे हैं, स्पाउस का मतलब आप मेल हैं तो आपके लिए फीमेल कौन सी हुई, वाइफ। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए मेल आपके हस्बैंड, इन्हें ही स्पाउस कहा जाता है। स्पाउस वर्ड मेल फीमेल दोनों यूज करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए, समझ गए। ये टेक्निकल वर्ड है स्पाउस। टैक्सेशन में काफ़ी आपको यूज होता है, सिर्फ यही वर्ड ही यूज होता है, यहाँ लाइफ पार्टनर वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ वर्ड यूज होता है स्पाउस। नेक्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। दोस्तों इसका अपोजिट होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 में दिया है, आप वहाँ जरूर जाकर देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलिए यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ पीरियड on the basis that the items last acquired were sold or consumed first। क्या मतलब हुआ, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम सोल्ड, आप कॉस्ट देखेंगे किसका, जो आइटम आपने सोल्ड किया है या कंज्यूम्ड किया है प्रोडक्शन में या फिर नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में। on the basis that the item last acquired were sold or consumed first, means जो लास्ट में आपने खरीदा है, परचेज किया है, उसको आपने पहले सेल कर दिया या पहले कंज्यूम कर लिया, ये माना जाता है। ठीक है, इस बेसिस पे आप कॉस्ट निकालते हैं अपने गुड्स का जो सोल्ड हुआ या कंज्यूम्ड होगा। इसका अपोजिट फीफो, फीफो में क्या होगा कि जो पहले आएगा पहले जाएगा, मीन्स जो पहले परचेज हुआ उसको हम मानेंगे कि वो पहले सोल्ड हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। इसके लिए आप डिटेल पार्ट 1 में जाके देखें। नेक्स्ट, liability, the financial obligation of an enterprise other than owner's fund। liability means owner's fund के अलावे अगर कोई ऑब्लिगेशन है, कौन सा ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीन्स रुपए पैसे का ऑब्लिगेशन है ना, रुपए पैसे देने का एप्लीकेशन मीन्स मुझे पैसे देने हैं, रुपए देने हैं कुछ दिनों बाद। अदर देन ओनर्स फंड, इसका क्या मतलब, जो ओनर्स पैसे लगाते हैं उसे तो आप कैपिटल कहते हो, प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनर के केस में पार्टनर्स कैपिटल बोलते हो, कंपनी के केस में शेयर्स कैपिटल बोलते हो, है ना। हो सकता है कंपनीज के केस में या पार्टनर के केस में आपने पार्टनर से भी लोन लिया हो, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ जनरल सेंस लगाना है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का मतलब होता है आपने ओनर्स फंड जब भी आप कभी देखें तो आपने ये दिमाग में सोचना है कि ओनर्स ने जो कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल के रूप में पूंजी लगाया है, सिर्फ उसे ही ओनर्स फंड कहा जाता है। अगर उसने लोन के रूप में पूंजी लगाया है कंपनी में, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो ओनर्स फंड नहीं कहा जाता, उसे नहीं मानेंगे आप। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कहीं भी किसी भी लेवल पे आप ओनर्स फंड का मतलब यही समझेंगे कि जो ओनर ने कैपिटल के रूप में पैसे लगाए हैं, सिर्फ वही माना जाएगा, मीन्स जो ओनर का अधिकार है, समझ गए। लीन, राइट
of one person to satisfy a claim against another by holding or retaining possession of that others assets property। क्या मतलब हुआ? राइट ऑफ ए पर्सन, आपका अधिकार है, टू सेटिस्फाई अ क्लेम अगेंस्ट अनदर, किसी दूसरे पर, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति पर आपका क्लेम है, अधिकार मतलब आपका दावा है, किसका? अमाउंट्स का। हम पैसे की बात कर रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ पैसे की बात करेंगे। बाय होल्डिंग और रिटेनिंग पोजीशन ऑफ दैट अदर्स प्रॉपर्टी, जो दूसरा बंदा है, दूसरा व्यक्ति है, उसके संपत्ति या प्रॉपर्टी। यहाँ अदर्स एसेट्स प्रॉपर्टी, दूसरे व्यक्ति के एसेट्स या प्रॉपर्टी को रिटेन करना, होल्ड करना या पोजीशन में लेना, अपने अधिकार में लेना, है ना। जब आप ऐसा करते हैं तो उसे लीन कहा जाता है। एक लाइन में इसका मतलब क्या हुआ? आपका किसी दूसरे व्यक्ति पे कुछ पैसे ड्यू है, लोन दे रखा है, किसी भी रूप में आपका पैसा उनसे लेना है, तो आप क्या करते हैं? उसके संपत्ति प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं अपने पास या अपने अधिकार में लेते हैं, उसे ही लीन कहा जाता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बस नाम से क्लियर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल। लायबिलिटी which does not fall due for payment in a relatively short period. Example, a period not more than 12 months. Normally, long term liability आप तभी मानते हैं जब उसकी पेमेंट जो ड्यू है वो आफ्टर 12 मंथ्स, समझ रहे हैं? अगर विद इन 12 मंथ हो तो आप क्या करेंगे? उसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मान लेंगे। यहाँ लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स 12 मंथ से कम समय में आप वो लायबिलिटी आपकी ड्यू है। जैसे किसी लोन की लायबिलिटी रीपेमेंट करनी है आपने, आपकी ड्यू डेट, रीपेमेंट करने की डेट 6 महीने बाद ही है, तो आप आज के डेट में क्या समझेंगे? वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो रीपेमेंट करने की ड्यू डेट 1 साल बाद, 12 मंथ के बाद है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मानेंगे। नेक्स्ट, लीज। अ लीज इज एन एग्रीमेंट whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use of an asset for an agreed period of time। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पहले बता दूं, लीज पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लीज से रिलेटेड दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखते हैं लीज क्या है। एक एग्रीमेंट है इनके बीच, एक लेसर, लेसर मीन्स जो एसेट्स देता है रेंट पे, लेसी मीन्स जो एसेट्स लेता है। दो पार्टी हुए, पहला लेसर देने वाला, लेसी लेने वाला। एक एग्रीमेंट है। अब इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा? इन रिटर्न फॉर पेमेंट रेंट। इन रिटर्न फॉर पेमेंट मीन्स रेंट की बात कर रहे हैं, आप रेंट दोगे, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझो रेंट की बात कर रहे हैं। और सीरीज ऑफ पेमेंट मीन्स
हर महीने पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, मंथली पेमेंट, एनुअल पेमेंट, कुछ भी होगा आपका उस एग्रीमेंट में आप लिखेंगे द राइट टू यूज द एसेट। आप वो रेंट क्यों देंगे? क्योंकि जो ये लेसी है, लेसी क्यों रेंट देगा लेसर को? क्योंकि लेसी लेसर के एसेट्स को यूज करेगा ना, तो रेंट देना पड़ेगा। और एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, टाइम फिक्स होगा, इतने पीरियड के लिए मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ। जैसे आप लैंड लीज पे लेते हैं, बिल्डिंग लीज पे लेते हैं, मशीनरी, कार, है ना दोस्तों। लीज एंड रेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है। जनरली शॉर्टर पीरियड के लिए रेंट कहा जाता है, लीज कुछ एक एडिशनल चीज़ें होती हैं इनमें, उसके लिए जब मैं स्टैंडर्ड पे पढ़ाऊँगा तो वहाँ आप जरूर देखना वो वीडियो स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मीन्स मटेरियल है, ये मीन्स बहुत ही वैल्यूएबल है, ये मीन्स इसका पोटेंशियल कुछ इफेक्ट होगा, समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच all relatively important and relevant terms, that is item, the knowledge of which might influence the decision of the user of financial statement are disclosed in the financial statement। तो दोस्तों समझ गए, मटेरियलिटी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना, वहाँ भी बताऊंगा। यहाँ भी आप समझे कि मटेरियलिटी एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलेटिवली इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट आइटम्स, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स, रिकॉर्ड्स जो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन को, किसके डिसीजन को? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो ऐसे आइटम्स, ऐसे ट्रांजेक्शन्स, इवेंट एंड डिस्क्लोजर को आप डिस्क्लोज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यही मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, कहता है। नेक्स्ट मॉर्गेज। मॉर्गेज ये नॉर्मल मीनिंग है, अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी for the purpose of securing a loan, advance, or to be advanced and existing or future debt or performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. Pecuniary liability. The security is redeemed when the loan is repaid or the debt discharged or the obligation performed। नॉर्मल मीनिंग है, आप ये समझ लो बंधक इस सेंस में आप लो, गिरवी आप इस सेंस में लो, मीन्स आपने लोन लिया, आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज दे दी, समझ गए, एज ए सिक्योरिटी मनी, सॉरी एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन। यहाँ नेट एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड, नेट वर्थ, है ना दोस्तों, नए नए वर्ड। द एक्सेस ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन फिक्टिटियस एसेट्स of an enterprise over its liabilities. This is also referred to as net worth or shareholders fund। समझ में आया दोस्तों? चलिए हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेस होगा क्या? बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एक क्या होता है? रिवैल्यूड वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ये नहीं जो आपने बुक
में जो रिकॉर्ड कर रखा है जो वैल्यू, वो बुक वैल्यू का डेफिनेशन पिछले पार्ट्स में है, आप जाके देखें। अदर देन फिक्टिटियस एसेट्स, ये क्या होता है? ये एसेट्स होता नहीं है। फिक्टिटियस मीन्स बनावटी, एसेट्स होती नहीं है, लेकिन मुझे अकाउंटिंग में मजबूरी बस बनाना पड़ता है। मुझे मजबूरी बस बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसे दिखाना पड़ता है, इसीलिए हम इसे एसेट्स मानते हैं, मजबूरी में ही सही। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनका डेबिट बैलेंस खड़ा हो जाता है, जबकि उनका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, है ना। जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस। नहीं, प्रीपेड क्या हुआ? आपके दिमाग में आना चाहिए क्लियर। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीपेड तो प्रीपेड है, वो आपका फिक्टिशियस नहीं है। आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, भले आपको दिख रहा है कि वो फिक्टिशियस है, बनावटी है, कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस तो कुछ होता ही नहीं है ना। कोई बिल्डिंग तो है नहीं, कोई लैंड तो है नहीं, कोई प्लांट तो है नहीं, कुछ मशीनरी तो है नहीं, है ना। कोई पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क तो है नहीं जिससे कि मुझे बाद में उससे रेवेन्यू आता रहेगा। नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस तो ऐसा है ना कि वो आपकी संपत्ति बन चुकी हैं, एक तरह से वो फाइनेंशियल एसेट्स बन चुके हैं आपके। समझ रहे हैं? इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इस पे स्पेशली बता रहा हूँ प्रीपेड। यहाँ दोस्तों जनरली आपको सिर्फ दो तरह की आइटम मिलेंगी। एक तो फिक्स्ड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। फिर से सुनना दोस्तों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर खड़ा होता है। क्रेडिट बैलेंस तो आप सीधा कैपिटल में ले जाके जोड़ देते हो, या फिर लायबिलिटी साइड के क्रेडिट साइड में आप दिखाते हो, लेकिन डेबिट होता है तो आपने एसेट साइड दिखाने होते हैं। सेकंड कुछ भी ऐसा, आप इस तरह से समझे कि किसी एक्सपेंस का जो डेबिट बैलेंस खड़ा रह गया, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, है ना। अब ये डेबिट बैलेंस क्यों खड़ा रह गया? क्योंकि आप इसे पीएल में राइट अप नहीं कर पाए, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई होता है। आपने अकाउंटिंग करते वक्त मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितने दिनों के लिए आप, जिस दिन के लिए आप, जिस पीरियड के लिए आप रेवेन्यू ले रहे हो, उसी पीरियड के लिए, उसी दिन के लिए आपने एक्सपेंस भी लेनी है, तभी तो मैच होगा ना, है ना। आप हाथी को बकरी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए ना, बिल्कुल। तो वो मैचिंग कॉन्सेप्ट बीच में आता है, वो कहता है कि नहीं, आपने खर्चे तो कर लिए इस साल, है ना, लेकिन मैं इस खर्चे को आपको प्रॉफिट लॉस में डेबिट नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये खर्चे सिर्फ इसी साल के नहीं हैं, आगे के भी कई सालों के लिए हैं, है ना। तो वो क्या हुआ? एक्सपेंस तो है, इस साल के नहीं है, तो वो आपके एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर आप उसे धीरे धीरे अपने बुक्स में
अपने पीएल अकाउंट्स में ओवर द पीरियड लेस करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जनरली आप नाम सुनते होंगे डेफर्ड एसेट्स। जिस भी एक्सपेंस में, सॉरी डेफर्ड एसेट्स नहीं, डेफर्ड एक्सपेंसेज के साथ आप डेफर्ड वर्ड्स नाम सुने, वो फिक्टिटियस एसेट्स हैं। ठीक है दोस्तों। इट इज ऑल्सो referred एज नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या है? शेयर होल्डर्स का फंड है, ओनर्स फंड है। ओनर का फंड किसे बोलेंगे आप? जितनी उनके पास एसेट्स है, जो आपको बैलेंस शीट में सारी एसेट्स दिख रही हैं, मीन्स आउटसाइडर लिएबिलिटीज। यहाँ लिएबिलिटीज का मतलब आउटसाइडर लिएबिलिटीज मीन्स ओनर्स के कैपिटल के अलावे जितनी भी बाहरी लिएबिलिटीज हैं वो लेस करेंगे, तो वो शेयर होल्डर्स फंड, पार्टनर्स फंड, ओनर्स फंड या फिर उसे ही नेटवर्थ कहते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया बहुत ही अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, नेट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बारे में डिटेल लास्ट पार्ट में जरूर देखें। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। आप सभी जानते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या कहा जाएगा? प्रॉफिट when the result of this computation is negative is referred as net loss. Net loss opposite. The net profit may be shown before or after tax. ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसमें टैक्स है नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप नॉर्मल इसे समझिए। नेक्स्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस in the ordinary course of business less the estimated cost of completion, the estimated cost necessary to make the sale। दोस्तों समझ रहे होंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सपोज 100 रुपीज इन ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली, लेस estimated cost of completion or estimated cost necessary to make sale। आपने कोई सेकेंड हैंड मीन्स आपने यूज्ड मशीनरी बेचनी है, आप ये प्लान कर रहे हो, ये उम्मीद लगा रहे हो, आप ये एस्टिमेट कर रहे हो कि इसकी सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपीज होगी, है ना। अब 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपए में आप बेच सकते हो, लेकिन आपने ये भी पता है कि इसका कुछ रिपेयरिंग करवाना पड़ेगा। वो क्या हुआ? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। उसे रिपेयरिंग करवा के कुछ कंडीशन ठीक करोगे तभी वो बिकेगा ना 1 लाख में, है ना। तो वो जितने कॉस्ट लगेंगे, सपोज 5,000 रुपये रिपेयरिंग का एक्सपेंस आएगा, 5,000 आप लेस करोगे तो वो 95,000, 95,000 रुपये नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहा जाएगा। इसे ही आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट, एब्सोलेंस। एब्सोलेंस diminution in the value of an asset by reason of its becoming out of date। out of date हो गया। आप नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में भी तो बोलते हो ना, एब्सोलेंस हो गया,
लेसेंस हो गया, है ना, इसके अलग दोनों प्रोनाउंसिएशन चलते हैं मार्केट में। और लेस यूजफुल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, improvement in production methods, change in market demand for product or service, output of the assets or legal or other restrictions। तो क्या मतलब हुआ, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, में एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई, कम हो गई, जीरो हो गई, कुछ बाई रीजन, क्या रीजन हो सकता है, हो सकता है आउट ऑफ डेट हो गई हो, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो, है ना, प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया हो, ये मेथड पुराना था अब एडवांस आ गया, ये बेकार हो गया, मार्केट की डिमांड चेंज हो गई हो, है ना, या कोई कानूनी अड़चन आ गई हो, कानूनी बदलाव आ गए हों, या कोई और रिस्ट्रिक्शंस लगे हों, है ना। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट arising from the normal operations and activities of an enterprise without taking account of extraneous transactions and expense of a purely financial nature। क्या मतलब हुआ दोस्तों, नेट प्रॉफिट एराइज हो रहा है नॉर्मल ऑपरेशन में, नॉर्मल जो ऑपरेशन आपका है, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे विदाउट टेकिंग अकाउंट ऑफ कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन के अलावे, उसको छोड़ दो। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसको हटाने के बाद जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी हुई है, उससे जो नेट प्रॉफिट हुआ वो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पेड अप शेयर कैपिटल। दोस्तों शेयर कैपिटल के लिए मैंने फर्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वहाँ जाके देखें, फिर भी यहाँ देखते हैं। द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल which consideration in cash or otherwise has been received. This includes bonus share allotted by a corporate enterprise। पेड अप शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का वो पार्ट, वो हिस्सा जिसके लिए आपने कंसिडरेशन रिसीव्ड कर लिया है, या तो कैश में या फिर काइंड में, वो पेड अप शेयर कैपिटल कहा जाता है। बोनस शेयर इसमें इंक्लूड होते हैं, इसके बारे में मैंने पीछे बताया है, आप वहाँ रिपीट करके देखें, रिवाइंड करके देखें। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोस्तों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए मैंने सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, फिर भी यहाँ देखते हैं। द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटरप्राइज which enjoys preferential rights in respect of payments of fixed dividend and repayment of capital। बिल्कुल, क्या मतलब हुआ, दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का वो पार्ट मीन्स ऐसा शेयर जिसका कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का, क्योंकि शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कॉर्पोरेट में कंपनी में ही होते हैं, विच इंजॉयज प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट, पहला अधिकार होता है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड पाने के लिए, जो कि फिक्स्ड रेट से मिलता है, पहले से रेट पर रेट फिक्स होता है। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कैपिटल की वापसी होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होगा कि उसे कैपिटल का अमाउंट वापस मिले। प्रेफरेंस शेयर में ऑल्सो हैव फुल और पार्शियल पार्टिसिपेटिंग राइट इन सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस कैपिटल। क्या वर्ड में है, ये एग्रीमेंट पे डिसाइड करेगा, मीन्स जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू हो रहे हैं, वहाँ जो कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा उसे ही आप प्रॉस्पेक्टस कहते हैं।
तो कंपनियां उसी समय क्लियर कर देती हैं कि आपको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट होने पे भी मिलेगा या प्रॉफिट नहीं होने पे नहीं मिलेगा, या फिर प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, या सिर्फ फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये पहले से डिसाइड होता है। तो एज पर एग्रीमेंट आपका ये राइट होगा, लेकिन ये दो राइट हमेशा होंगे, दो राइट हमेशा होंगे। पहला, फिक्स्ड डेट से डिविडेंड लेने का, डिविडेंड रिसीव करने का, पाने का, एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगा किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, इक्विटी से पहले, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस को रिपेमेंट होगा कैपिटल का। नेक्स्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। दोस्तों नाम से क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग एक्सपेंस रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरप्राइज, शुरुआत के खर्चे, उसके फॉर्मेशन मीन्स उसके जन्म, है ना, जब बिजनेस ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ है तब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो फॉर्मेशन का होता है ना। दिस इंक्लूड लीगल, अकाउंटिंग, शेयर इशू एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, अकाउंटेंट को फीस देनी है, कंसल्टेंट को फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट्स को फीस देनी है ना। शेयर इशू किया उसका एक्सपेंस है, डिवेंचर इशू किया वो क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आता है? नहीं, उसे आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं मानते, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, पेमेंट फॉर एक्सपेंस इन एन अकाउंटिंग पीरियड, द बेनिफिट फॉर विच विल accrue in the subsequent accounting periods। नॉर्मल मीनिंग है प्राइम कॉस्ट। दोस्तों ये कॉस्टिंग में बहुत काम आता है, कॉस्ट अकाउंटिंग जब आप पढ़ेंगे, इवन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, लेकिन कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट निकालते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में। द टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज एंड अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेज, इन सब को टोटल करते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। सिर्फ इन्हें टोटल करते हैं जब हम कॉस्ट कैलकुलेशन में सिर्फ इन आइटम्स को लेते हैं तो वो प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेज, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं, डायरेक्ट खर्चे हैं, वो टोटल जब करेंगे तो आप उसे प्राइम कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट, प्रायर पीरियड आइटम्स। दोस्तों इसे एक सेपरेट स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। गीता के फॉर्मेशन करने वाले जो हमारे अकाउंटिंग के गीता हैं, क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन्होंने एक स्टैंडर्ड इशू किया हुआ है। इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखना। प्रायर पीरियड आइटम्स आर इनकम और एक्सपेंसेज। ये है क्या, पहला पॉइंट इनकम या फिर एक्सपेंस है, which arise in the current period। ये अराइज कब होगा, करंट पीरियड में, इस अकाउंटिंग पीरियड में, हैज अ रिजल्ट ऑफ, क्यों इस पीरियड में रिजल्ट, ये इस पीरियड में क्यों अराइज होगा, क्यों उत्पन्न होगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, एज अ रिजल्ट ऑफ एरर और ओमिशन, कुछ गलतियां, भूल चूक के कारण, इन प्रिपरेशन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड्स। अब दोस्तों क्लियर हो गया, ये प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होते हैं, या तो इनकम होंगे या एक्सपेंस होंगे, करंट पीरियड में राइज होते हैं। पिछले पीरियड्स, पिछले एक या एक से ज़्यादा पीरियड्स में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय कुछ भूल चूक गलतियां हो गई हो, जिस कारण से इस पीरियड में कुछ
इनकम या एक्सपेंस राइज होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसे ही प्रायर पीरियड आइटम्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस, अ जनरल टर्म्स ऑफ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर रिलेटेड कॉस्ट, है ना। नेक्स्ट, चलिए इसका अगला देख लेते हैं। व्हेन द रिजल्ट ऑफ दिस कंपटीशन इज नेगेटिव इट रेफर्ड एज लॉस, सेम टू सेम, कुछ नया नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सभी जानते हैं, इसी को ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच प्रेजेंट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज, the revenues and expenses of an enterprise for an accounting period and shows the excess of revenue over expenses or vice versa. It is also known as profit loss statement. यहाँ दोस्तों कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या यहाँ कोई बात नहीं, आप समझ जाएं। स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो लिखा ही हुआ है। तो ये क्या है? एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को किसी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, और इसमें शो होता है लास्ट में एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और ओवर एक्सपेंस, या वाइस वर्सा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेज ओवर रेवेन्यू, नॉर्मल। नेक्स्ट, promissory note, an instrument in writing, not being a bank note or currency note, containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to an bearer of the instrument। दोस्तों इस पे एक अलग कानून है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वहाँ पे मैं एक सेपरेट भी बनाऊंगा उस लॉ के लिए, जैसे आप देखना, वहाँ मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा इसके बारे में। फिलहाल आप डेफिनेशन देखें। प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं? प्रॉमिसरी नोट क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये एक लिखित डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। ये बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, है ना। कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, इसमें राइटिंग डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा क्या हुआ है? एक अनकंडीशनल वादा है, अंडरटेकिंग है, आपने कुछ ऐसा वादा कर रखा है, साइंड बाय द मेकर, जिसने राइट किया, वो साइन किया है। टू पे अ सर्टेन सम, अमाउंट फिक्स है उसमें कि वो कुछ अमाउंट पे करेगा, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या फिर वो डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा। जैसा कि आपके पास जो करेंसी नोट होता है वो भी एक तरह से प्रोमिसरी नोट है, उसे आप प्रोमिसरी नोट हम कहेंगे नहीं लीगली, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट ही है। क्या है वो? एक इंस्ट्रूमेंट है, रिटन है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, उस पर लिखा होता है, कोई कंडीशन नहीं है, साइंड बाय द मेकर, आरबीआई का साइन होता है वहाँ पे द सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट लिखा होता है 10 रुपये, है ना। ऑर्डर और सर्टेन पर्सन, कोई सर्टेन पर्सन यहाँ नहीं होता है, लेकिन बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, तो आप उस 10 रुपये के मालिक हैं, इसे ही बेयरर कहा जाता है। बेयरर मीन्स जिसके पास है। तो आप समझ गए होंगे, एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें को अनकंडीशनल वादा होता है, जिस पे लिखने वाला साइन किया होता है कि वो एक निश्चित अमाउंट ऑफ मनी एक किसी
स्पेसिफिक पर्सन को या इस इंस्ट्रूमेंट के धारक को इतने रुपया, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देगा। इसे ही आप प्रोमिसरी नोट कहते हैं। प्रॉमिस कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रोमिसरी नोट नाम दिया गया है। नेक्स्ट, प्रोविजन, an amount written off or retained by way of providing for depreciation or diminution in value of assets, or retained by way of providing for any unknown liability, the amount of which cannot be determined with substantial accuracy। क्या मतलब है दोस्तों? एक अमाउंट है जो आप राइट ऑफ करते हैं, कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, या फिर पीएल अकाउंट, फाइनली आप पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं, है ना। रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन, ये एग्जांपल बता रहे हैं, डिप्रिसिएशन के रूप में, डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इसके रूप में, या फिर दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं किसी अननोन लायबिलिटी का आप प्रोविजन करते हैं। किसी अननोन लायबिलिटी के बारे में सोचते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसा खर्चा भविष्य में हो सकता है जिसका अमाउंट फिक्स नहीं है ना। या फिर ऐसी लायबिलिटी है जिसका सिर्फ अमाउंट नहीं जानते आप कितना होगा, लेकिन ये जानते कि कुछ ना कुछ होगा, तो आप एक परसेंटेज अनुमान से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट प्रोविज़न के रूप में बना लेते हैं कि हो सकता है कुछ लॉस हो। जैसे प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आप नहीं जानते कितना आपका बैड डेट्स हो जाएगा, मीन्स आपके डेटर आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, है ना। वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, सेम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अब प्रोविजन मेड फॉर डेट्स कंसिडरिंग डाउटफुल फॉर रिकवरी, ठीक है दोस्तों। प्रूडेंस, दोस्तों ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ ज़्यादा क्लियर करूंगा। फिर भी यहाँ डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉन्सेप्ट ऑफ केयर एंड काउशन यूज्ड इन अकाउंटिंग, क्या है? एक कॉन्सेप्ट है इसका केयर और काउशन, ध्यान रखने का, है। अकाउंटिंग में ये वर्ड यूज होता है। अकॉर्डिंग टू विच, in which the uncertainty attached to the future event, profits are not anticipated but recognized only when realized, though not necessarily in cash. Under this concept, provision is made for all known liabilities and losses, even though the amount cannot be determined with certainty and represents only the best estimate in the light of available information। क्या मतलब है दोस्तों? प्रूडेंस का हिंदी मतलब होता है विवेक, आपका बुद्धि विवेक। अब आप समझ पा रहे हैं? तो ये बुद्धि विवेक आप कहाँ लगाएंगे? अकाउंटिंग में, है ना। बुद्धि विवेक लगाना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस, ठीक है। आप लगाएंगे यहाँ क्या? प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड, लेकिन आप ये बुद्धि विवेक कभी नहीं लगा सकते कि मुझे प्रॉफिट होना है तो वो प्रॉफिट होगा ही होगा, है ना। ये नहीं लगाना है आपने, हो जाएगा तो हो जाएगा। विवेक क्या कहता है? आपका विवेक क्या कहता है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, आपको प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी, सेल नहीं भी हुआ तो भी आप मान लो कि आपका सेल हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मानना आपने। लेकिन
लेकिन आपको प्रोविजन करनी है हर लायबिलिटी की। आप जान रहे हैं कि ये लायबिलिटी मेरे राइज होंगे या ये लॉसेज होंगे, भले ही आपको उसका अमाउंट नहीं पता, उसका अमाउंट सर्टेनली 100% श्योरिटी के साथ नहीं पता कि कितने अमाउंट का आपको लॉस होना है या कितने अमाउंट की आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में या पीरियड्स में। लेकिन आपने अभी उसका एक एस्टीमेट लगाकर प्रोविजन करना है। जैसा कि अभी अपने बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों किया? इसी प्रूडेंस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए। समझ गए? नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो रिडीमेबल हो। रिडीमेबल मीन्स वापस खत्म हो जाना। रिडीम हो जाना मीन्स जैसा था वैसा पुराना हो जाना, वापस हो जाना। देखिए, द प्रेफरेंस शेयर दैट इज रीपेबल either after a fixed or determinable period or at any time decided by the management by giving due notice under certain conditions prescribed by the instrument of incorporation or other terms of use issue। समझ गए दोस्तों? द प्रेफरेंस शेयर दैट आर रिपेबल either after fixed or determinable period or any time decided by the management। एक टर्म डिसाइड होता है, इतने ईयर्स के बाद आपका प्रेफरेंस शेयर रीपे कर दिया जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदने के लिए अमाउंट दिया है वो आपको वापस कर दिया जाएगा और आपसे वो शेयर वापस ले लिया जाएगा, है ना। वो या तो टर्म पहले से डिसाइड होता है या उसमें ये टर्म्स लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि इस आधार पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, रिडम्पशन। बस अभी जो हमने पढ़ा, रीपे कर देना, रीपेमेंट एज पर गिवन टर्म्स नॉर्मली यूज इन कनेक्शन विद प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। ये आपको हमेशा प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स के केस में ही दिखेगा। पॉन्ट का भी एक केस है, लेकिन जनरली आपको यही दो केस में दिखेगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स नाम से ही पता है, रिजर्व्स है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रिजर्व कर लिया गया है, शेयर होल्डर को वापस नहीं किया गया है, प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, वो रिजर्व कर लिया। द पोर्शन ऑफ अर्निंग, रिसीट्स और अदर सरप्लस of an enterprise, whether capital or revenue, appropriated by the management for general or specific purpose other than a provision for depreciation or diminution in the value of assets or for known liability, है ना। The reserve are primarily of two types, capital reserves and revenue reserves। इन दोनों का डेफिनेशन मैंने पहले पार्ट्स में कवर किया है, आप वहाँ से जाके जरूर देखें। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। नाम से क्लियर है, रिवैल्यूएशन, कुछ ना कुछ रिवैल्यू होगी जिससे रिजर्व क्रिएट होगा। समझ गए दोस्तों? अ रिजर्व क्रिएटेड ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और नेट एसेट्स ऑफ एन इंटरप्राइज रिप्रेजेंटेड बाय the surplus of the estimated replacement cost or estimated market values over the book value thereof। तो ये कैसे क्रिएट होगा? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से ऊपर के रिजर्व कैसे क्रिएट हुए हैं?
प्रॉफिट के पार्ट से, है ना। यहाँ जो आपकी बुक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक वैल्यू किसी प्लांट एंड मशीनरी की 1 करोड़ है। आपने ये सोचा कि नहीं, ये इसकी वैल्यू 120 करोड़ होनी चाहिए, तो आप इसे रिवैल्यू कर रहे हैं, तो आप इनके बुक वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो जब आप इसका इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्टिव कुछ तो हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हमारा तो डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, है ना। हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं? ऑन डबल एंट्री सिस्टम। एक एंट्री तो हो जाएगी कि बुक प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ से बढ़ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 20 करोड़ टू व्हाट? पीएल अकाउंट नहीं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं कर सकते क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ये जो इंक्रीज हुआ 20 करोड़, ये इस अकाउंटिंग पीरियड में ही तो नहीं हुआ ना। समझ रहे आपका बात को? क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ा देंगे अननेसेसरी, जो प्रॉफिट आपको हुआ ही नहीं, आपको एक्चुअली में 5 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन आप जब अगर इसे पीएल अकाउंट में ले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर देंगे, तो आपको 15 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, जो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए, उसका पालन करने के लिए आप रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट एक क्रिएट करते हैं। लिएबिलिटी साइड में आपका दिखेगा। नेक्स्ट, रेजिडुअल वैल्यू। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था रेजिडुअल वैल्यू, जब मैं डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात कर रहा था। रेजिडुअल वैल्यू नाम से क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग रेजिडुअल वैल्यू, जो अवशेषित मूल्य, स्क्रैप वैल्यू जो लास्ट में बच जाए। रेजिडुअल वैल्यू इज द अमाउंट व्हिच एन एंटरप्राइज एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन फॉर एन एसेट at the end of its useful life. At the end of its useful life, after deducting the expected cost of disposal. समझिए दोस्तों। नेक्स्ट, रेवेन्यू और इनकम। अब रेवेन्यू और इनकम होता क्या है? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स or other consideration arising in the course of the ordinary activities of an enterprise, from the sale of goods, from the rendering of services, and from the use by other of enterprise resource yielding interest, royalties, dividend. Revenue is measured by the charges made to customers, clients, or gross supplies and services rendered to them, and by the charge and reward arising from the use of resources by them in an agency relationship. The revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। नॉर्मल रेवेन्यू रिजर्व। दोस्तों ये रेवेन्यू से बिल्कुल अलग है। रेवेन्यू एक सेल के टर्म में आप लेते हैं, रेवेन्यू इनकम सेल से रिलेटेड। रेवेन्यू रिजर्व ये कैपिटल रिजर्व का अपोजिट, एनी रिजर्व अदर देन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का डेफिनेशन आप लास्ट वीडियो में जाके जरूर देखें, विच इज कैपिटल इन नेचर। नेक्स्ट, राइट शेयर। दोस्तों राइट शेयर, आप पहले तो इसकी कहानी समझें। राइट शेयर होता है
कंपनियां अपनी एग्जिस्टिंग शेयर को सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर खरीदने के लिए ऑफर देती हैं उन्हें राइट शेयर। क्या बोला मैंने? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग अपने वर्तमान शेयर होल्डर को नए शेयर न्यू शेयर ऑफर करती है बाय करने के लिए, उसे आप राइट शेयर कहते हैं। एन अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑन इशू ऑफ फ्रेश कैपिटल by corporate enterprise to which a shareholder is entitled on payment by virtue of his holding certain share in the enterprise in proportion to the number of share already held by them। मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ प्रोपोर्शन में देते हैं। वो प्रोपोर्शन का मतलब भूल जाए, जो मैंने आपको नॉर्मल मीनिंग बताया आप वही याद रखें। शेयर अलॉटेड टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ डिवेंचर होल्डर परसुएंट टू राइट एंजॉय बाय देम आर समटाइम्स कॉल्ड राइट शेयर। नेक्स्ट, सेल्स टर्नओवर, ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस सेल्स, द एग्रीगेट अमाउंट for which sales are effected or services rendered by an enterprise। The terms gross turnover, net turnover or gross sale, net sale are sometimes used to distinguish the sale aggregate before and after reduction of returns and trade discount। नेट एंड ग्रॉस में क्या अंतर है? रिटर्न्स आपका सेल होता है, उससे रिटर्न लेस करते हैं, उसे ही तो आप नेट सेल बोलते हैं। एंड ट्रेड डिस्काउंट तो ऑब्वियसली एडजस्ट करते ही हैं, है ना, नॉर्मल मीनिंग है। नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन, नॉर्मल मीनिंग जैसा आपके दिमाग में है बस यही, लोन सिक्योर्ड होली और पार्टली अगेंस्ट एन एसेट्स। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, aggregate amount of money paid or credited as paid on the shares and or stocks of corporate enterprise। अपने शेयर के लिए जो पेमेंट किया, वो शेयर बाय करने के लिए जो पेमेंट किया, वो अमाउंट कंपनी के लिए शेयर कैपिटल कहा जाता है। नॉर्मली कुछ प्रीमियम्स का चक्कर होता है, वो आगे देखेंगे। आप ये समझे, आपने 10 रुपये का शेयर खरीदा, 10 रुपया दिया कंपनी के लिए, वो 10 रुपये शेयर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, शेयर डिस्काउंट, द एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ओवर देयर इशू प्राइस। एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स ओवर देयर इशू प्राइस। क्या मतलब हुआ? द एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर देयर इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 11 रुपये सपोज, नहीं 9 रुपये, फेस वैल्यू 10, तो ये डिस्काउंट हो गया, शेयर डिस्काउंट। यहीं पे एक वर्ड आता है शेयर प्रीमियम, इसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम, वो वर्ड आगे आएगा, हम वहाँ डिस्कस करेंगे, तो शेयर डिस्काउंट वहाँ भी क्लियर हुआ। आप समझ गए, 10 रुपये का शेयर आप 9 में ले रहे हैं, 1 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, नॉर्मल मीनिंग। शेयर होल्डर्स इक्विटी, द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इन द नेट एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। हाउएवर in the case of liquidation it is represented by residual assets after meeting prior claims। इसे आप शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। नॉर्मल मीनिंग, शेयर इशू एक्सपेंस, नॉर्मल मीनिंग शेयर को इशू करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हुए, आंख मूंद कर डाल दो। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। क्रॉस कॉस्ट incurred in connection with issue and allotment of shares। These include
लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग दोस्तों, अंडरराइटर्स कुछ लोग होते हैं हमारे जैसे जो कंपनियों के लिए शेयर इशू करने में मदद करते हैं, काफ़ी सारे वर्क करते हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि जो शेयर इशू करने में या किसी भी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में, बेसी एनएससी में लिस्ट कराने में, इशू करवाने में मदद करते हैं, उन्हें अंडरराइटर कहा जाता है। इसके बदले कमीशन मिलता है, उसे अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। ब्रोकरेज आप समझ ही रहे हैं, शेयर ब्रोकरेज। एंड ऑल्सो एक्सपेंसेज इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोस्पेक्टस दोस्तों ऐसा एक डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरह से आप समझे एडवर्टाइजिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। सिक्योरिटी को इशू करते समय जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं, शेयर आपको बाय करने के लिए पब्लिक को ऑफर करती हैं, तो जो वो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है वो एक प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट जो हुआ उनका, जो एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट उनका हुआ वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। समझ गए? नेक्स्ट, शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स और ऑप्शन are financial instrument that gives the shareholder the right to acquire equity shareholder। ये क्या होता है दोस्तों? आप जब शेयर लेते हैं, कंपनी का शेयर बाय करते हैं, आप शेयर होल्डर कहलाते हैं। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, वो शेयर आपसे वापस लेके एक डॉक्यूमेंट देती है जिस पे लिखा होता है कि आपको इतने शेयर का अधिकार है ना, उससे शेयर वारंट्स कहते हैं। बेसिक डिफरेंस ऐसा इसलिए होता है कि आपको वोटिंग राइट खत्म करने होते हैं कंपनियों को, इसलिए शेयर वारंट्स दिए जाते हैं। इसके लिए डिटेल आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी आपने देख पढ़ा ना, शेयर डिस्काउंट, ये शेयर डिस्काउंट इसी का अपोजिट है। द एक्सेस ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर ओवर देयर फेस वैल्यू। कहने का मतलब एक्सेस ऑफ इशू प्राइस मीन्स 11 रुपये, ओवर फेस वैल्यू 10 रुपये। 1 रुपये का जो प्रीमियम, आपको 10 रुपये का शेयर खरीदने के लिए 11 रुपये देने पड़े, उसे 1 रुपये को क्या कहेंगे आप? प्रीमियम। लेकिन ये क्यों शेयर खरीदने के लिए दिए, इसलिए यहाँ पे नाम आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। जस्ट अपोजिट, शेयर डिस्काउंट, द एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू 10 रुपये, ओवर देयर इशू प्राइस 9 रुपये। यहाँ जो 1 रुपये का आप डिस्काउंट मिला, आपको 10 का शेयर मिला, 9 रुपये में ही 1 रुपये का छूट मिल गया, तो यहाँ नाम देते हैं सिक्योरिटी डिस्काउंट। नो, यहाँ नाम देते हैं शेयर डिस्काउंट। ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड। A fund created for repayment of liability or the replacement of an asset। ऐसा फंड क्रिएट करते हैं आप कि लिएबिलिटी मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है या एसेट्स को रिप्लेस करनी है। जैसे आपकी एसेट 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, तो अचानक से 1 करोड़ रुपये उस समय आपके पास नहीं होंगे, तो आप पर ईयर कुछ अमाउंट, सपोज 10 लाख 15 लाख ऐड कर रहे हो, एक फंड बना के रख रहे हो, उस फंड में रख रहे हो, उस पिग्गी बैंक में आप रख रहे हो, है ना, तो उसे ही सिंकिंग फंड कहा जाता है, जिसका यूज इस पर्पस के अलावे दूसरे पर्पस में नहीं करेंगे। नेक्स्ट, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या होता है? ये डेप्रिसिएशन का एक मेथड है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड, एक
SLM, दूसरा WDV। SLM मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड होता है WDVO, जिसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखें। चलिए यहाँ देखते हैं। द मेथड under which periodic charge for depreciation is computed by dividing the depreciable amount of a depreciable asset by estimated number of years of its useful life। समझ गए दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या हुआ कि आप पीरियोडिक चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन ऐसे मेथड से जो कंप्यूट उसकी गणना कैसे होती है, उस डेप्रिसिएशन की अमाउंट की गणना कैसे करते हैं आप, डिवाइडिंग डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, जो डेप्रिसिएबल असेट्स हैं उसका जो अमाउंट है उसको एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स, है ना, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूजफुल अकाउंटिंग पीरियड्स, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, उससे जो डिवाइड करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन निकलता है। और ऐसे मेथड को इस तरह से जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इस मेथड्स को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इसका एक अपोजिट मेथड होता है दोस्तों, WDV मेथड, है ना। उसमें आप इस तरह से पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए ये मेथड यूज नहीं करते, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर सेम होता है, पर अकाउंटिंग पीरियड सेम होगा, लेकिन WDV में पर अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट होगा। वहाँ जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है एक फिक्स्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का दे रखा होता है, आप उस रेट से ईयर के ओपनिंग में जो बैलेंस है, जो रिड्यूसिंग वैल्यू है, इनकी रिटेन डाउन वैल्यू है। अब रिटेन डाउन वैल्यू क्या होता है, जो आपका इस ईयर में डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो असेट्स की वैल्यू होती है वो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, वही आपके नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग वैल्यू बनती है ना। उसी वैल्यू पे फिर आप इस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एक फिक्स्ड रेट से। ये मेथड WDV रिटेन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड जो WDV का अपोजिट होगा, यहाँ डेप्रिसिएबल वैल्यू होगा लेस रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ले डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इस तरह से जब आप इस मेथड को इस तरह से जब आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो इस डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट होता है ना, इसीलिए ये नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। दोस्तों शेयर कैपिटल के टाइप पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जरूर देखें प्रीवियस वीडियोज पार्ट 1 पार्ट 2। यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, द पोर्शन ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल विच हैज एक्चुअली बीन सब्सक्राइब्ड और अलॉटेड, मीन्स एक्चुअली में लोगों ने खरीद लिया शेयर को, जितने अमाउंट के शेयर को कंपनी ने ओके कर दिया कि हाँ आप इतने खरीद लिए, उसे अलॉटमेंट कहा जाता है। वो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कंपनी के लिए होगा। दिस में इंक्लूड बोनस शेयर अलॉटेड बाय द कॉर्पोरेट इंटरप्राइज, इसके बारे में हम बात डिटेल में करेंगे। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दोस्तों ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स पे एक साथ आप वहाँ देखेंगे, डिटेल मैं बताऊंगा। फिर भी यहाँ समरी डेफिनेशन देखते हैं। ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच
the substance and not merely the legal form of transactions and events govern their accounting treatment and presentation in financial statement। क्या मतलब हुआ? ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मतलब जब ये लीगल फॉर्म में नहीं भी है ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, तो भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका करोगे फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने समय, प्रेजेंट करते समय। दूसरी तरह से समझते हैं कि लीगल फॉर्म कानून क्या कहता है इस किसी ट्रांजैक्शन इवेंट्स के बारे में, आप भूल जाओ। कानून क्या कहता है भूल जाओ। आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका इस तरह से करो कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करे। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लोज एंड नोट्स टू अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो फिनेंशियल स्टेटमेंट को, वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, गलत ना हो, है ना। यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट भ्रमित ना हो, ठीक है। पर फिनेंशियल स्टेटमेंट का फुलफिल हो, भले ही कानून क्या कहता है वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी भी कहता हो, कोई बात नहीं, आपने यही करना है। इसी को सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यहाँ ओवर फॉर्म, यहाँ आप समझो लीगल, यहाँ क्या करना है, ओवरराइड द लॉ, है ना। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, an amount owed by an enterprise on account of goods purchased, service received, or in respect of contractual obligation, also termed as trade creditors, account payables, trade payables। नॉर्मल मीनिंग है आपने पैसे देने हैं, आपका किसी, आप पर किसी का उधार बाकी है, वो आपका क्रेडिटर कहा जाता है। सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसका अपोजिट सन्ड्री क्रेडिटर का सन्ड्री डेटर, ट्रेड क्रेडिटर का ट्रेड डेटर, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, पर्सन फ्रॉम whom amount are due for goods sold or services rendered or in respect of contractual obligation, also termed as debtors, trade debtors, amount receivables, trade receivables। समझ गए? आपने किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, है ना, आपका पैसा किसी व्यक्ति पे उधार बाकी है, आपका उधार किसी व्यक्ति पे बाकी है। नेक्स्ट सरप्लस, बस नॉर्मल मीनिंग सरप्लस, एक्स्ट्रा, ओवर, एबव क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग proposed appropriations, एग्जाम्पल डिविडेंड और रिजर्व्स। यही देखिए दोस्तों, सरप्लस जब आप बैलेंस शीट में देखें तो आपने क्या दिमाग में रखना है, आपके माइंड में ये कौन सी बातें आनी है, ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का, ये कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोपोज्ड एप्रोप्रिएशन, डिविडेंड के लिए या फिर किसी अदर रिजर्व्स के लिए, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं वो सरप्लस है, सरप्लस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट, नॉर्मल मीनिंग, अ डिडक्शन ग्रांटेड बाय सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस,
of goods or service on business consideration other than for prompt payment। कैश डिस्काउंट के अलावा जो डिस्काउंट होते हैं 50% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ये सारे ट्रेड डिस्काउंट होते हैं। नेक्स्ट, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, द पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर whose benefits has not yet been exhausted। नॉर्मल में अनइशूड शेयर कैपिटल, दोस्तों नाम से क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग है अनइशूड, इशू नहीं किया गया है जो शेयर, उस अमाउंट को अनइशूड शेयर कैपिटल कहेंगे। द पोर्शन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल फॉर विच शेयर्स हैव नॉट बीन ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, है ना, लोगों को खरीदने के लिए ऑफर नहीं किया, इशू नहीं किया, तो जितने शेयर ऑथराइज शेयर कैपिटल का बचा है उतने शेयर कैपिटल को अनइशूड शेयर कैपिटल कहेंगे। अनपेड डिविडेंड, नाम से क्लियर है, नॉर्मल मीनिंग जो डिविडेंड पे नहीं किया किसी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय कॉर्पोरेट एंटरप्राइज बट हैज नॉट बीन पेड, और वारंट और चेक इन रिस्पेक्ट ऑफ हैज नॉट बीन डिस्पैच्ड within the prescribed period। समझिए दोस्तों, डिविडेंड डिक्लेयर्ड का मतलब होता है डिविडेंड अमाउंट ने डिक्लेयर कर दिया कि आपने इतना प्रॉफिट का इतना हिस्सा मिलेगा, लेकिन वो एक्चुअली कैश पेमेंट नहीं हुआ अब तक। कैश पेमेंट मीन्स एक्चुअली उसे पेमेंट नहीं मिला शेयर होल्डर्स को, वादा तो हो गया कि देंगे लेकिन अभी दिया नहीं है, उसे अनपेड डिविडेंड। यूजफुल लाइफ, जैसा नाम से क्लियर है, यूजफुल लाइफ इज either the period over which depreciable assets is expected to be used by enterprise or the number of production or similar unit expected to be obtained from the use of assets by the enterprise। नॉर्मल मीनिंग इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आपका टोटल अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, वोकैबुलरी, डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड यूज्ड इन अकाउंटिंग विच इज बेस फॉर ऑडिटिंग एंड फाइनेंस। होल फाइनेंस, जब आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करने बैठेंगे, आप किसी शेयर को परचेज करना है, उसकी एनालिसिस करने बैठेंगे, आप बैलेंस शीट लेंगे, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेंगे, आप उसके नोट्स ऑन अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स लेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट लेंगे, वहाँ ये सब वर्ड आएंगे। अब आपने देखा होगा कि वर्ड का मतलब जनरल मीनिंग क्या है और यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। जो आपके बैलेंस शीट में जो डेफिनेशन, जो वर्ड है उनका वही डेफिनेशन है जो यहाँ बताया गया है, न कि उसका जनरल मीनिंग नहीं, यही मीनिंग है उसका। अगर आपने जनरल मीनिंग निकाला तो आप कुछ और समझ जाएंगे और वो नहीं समझेंगे जो आपको समझना चाहिए, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, आप गलत दिशा में चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो आपने यही डेफिनेशन समझनी है, यही ही समझनी है। इवन अकाउंटिंग करते समय भी आपने यही ही समझना है ना, क्योंकि ये डेफिनेशंस किसी एक इंडिविजुअल ने बैठकर नहीं बनाया है, मैंने आपने नहीं बनाया है। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बनाया है, उन्होंने ही पब्लिश किया है। मैंने उन्हीं का स्टडी मटेरियल का एक पीडीएफ लिया है, क्योंकि ये जो है वे सारे बेस्ट टू बेस्ट ब्रेन ने अप्रॉक्स 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बैठ के एक एक वर्ड पे रिसर्च कर डेफिनेशन तैयार किया है कि इस वर्ड का ये मतलब माना जाएगा।
है ना दोस्तों। तो बाकी और कोई डेफिनेशन आपने नहीं याद रखनी है, सिर्फ यही डेफिनेशन याद रखनी है। इसमें कोई पायरेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, 100% प्योर, 100% प्योर। तो दोस्तों ये रहा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का, अकाउंटिंग शब्दावली का लास्ट वीडियो इन डिटेल। मैं सबके लिए एक समरी बनाऊंगा, वन लाइनर, मीन एक वर्ड बोलूंगा, उसका वन लाइन में क्या मीनिंग होगा। जैसे अभी मैंने बाय डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल बताया, मैं उस वीडियो में वन लाइनर रिकैप एज ए रिवीजन, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी रिवीजन में, अकाउंटिंग शब्दकोश का रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, जो शॉर्टर वीडियो होगा। जैसे ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता है, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, वहाँ मैं एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूँगा, बस वन लाइनर रिकैप करवाऊँगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिससे कि एक बार ये डिटेल देखने के बाद अगर आप भूल जाते हैं तो रिवीजन करने में आपको क्विकली, बहुत वेरी शॉर्ट टाइम में आप रिवीजन कर पाएँ, आप उसे याद कर पाएँ या रिकैप जस्ट रिकॉल कर पाएँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसका डिटेल वीडियो अभी एंड होता है। दोस्तों आगे मैं कोई और भी अच्छा सा टॉपिक चूज करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप लाइक करें, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करें। अगर किसी जानने वाले को इस वीडियो की ज़रूरत आपको लगती है, उन्हें आप शेयर करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबा दें। मैं और भी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद।